नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,05,000 के ऊपर। महाराष्ट्र में 105 और की गई जांच। लॉकडाउन 5 की अफवाहों पर गृह मंत्रालय ने लगाई ब्रेक, कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें, अभी नहीं लिया गया है फैसला। दिल्ली पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज भी हुई कोरोना से संक्रमित। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डीसीपी कार्यालय के स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया। महाराष्ट्र तक पहुंची आतंकी टिड्डियां, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा में अलर्ट। मानसून से पहले नहीं हुआ कंट्रोल तो भविष्य में बन सकता है खाद्यान्न संकट। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश, बघेल सरकार ने लिए अहम फैसले। विदेश यात्रा और नए वाहनों की खरीदी पर रोक जारी। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में मिली ढील, अब 6 दिन खुलेंगी दुकानें, आज से चलेंगी ऑटो और टैक्सी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर देश में लागू लॉकडाउन 31 मई के बाद खत्म होगा या नहीं, ये सवाल अभी भी सभी के मन में चल रहा है। लॉकडाउन 1.0 और लॉकडाउन 2.0 के मुकाबले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 और 4.0 में जरूर थोड़ी राहत दी, लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट को। कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर देश में लागू लॉकडाउन 31 मई के बाद खत्म होगा या नहीं, यह सवाल सभी के मन में चल रहा है। लॉकडाउन 1.0 और लॉकडाउन 2.0 के मुकाबले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 और 4.0 में जरूर थोड़ी राहत दी, लेकिन सवाल ये है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, यह तो सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही तय होगा, लेकिन देश में कोरोना वायरस के कारण जिस तरह से हालात होते जा रहे हैं, उससे नहीं लग रहा कि लॉकडाउन अभी खत्म होने वाला है। कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन के 5वें चरण का खाका अभी से तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5.0 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मन की बात कर सकते हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में कोरोना प्रभावित 11 शहरों को छोड़कर बाकी देश में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन का 5वां चरण 11 शहरों पर केंद्रित होगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल हैं। इन शहरों में 70% से अधिक कोरोना केस हैं। केवल 5 शहरों अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, मुंबई में तो आंकड़ा 60% के पास है। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। धार्मिक स्थल पर कोई भी मेला या महोत्सव मनाने की छूट नहीं होगी। साथ ही अधिक संख्या में लोग इकट्ठे नहीं होंगे। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 5.0 में शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन का 5वां चरण 2 हफ्ते के लिए लागू किया जा सकता है। लॉकडाउन नहीं खत्म होने की सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस के बढ़ रहे मरीजों की संख्या है। मई महीने में अब तक कोरोना के केस देश में 1.5 लाख से ऊपर जा चुके हैं। 4,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस मरीजों की इस रफ्तार में लॉकडाउन खोलना आत्मघाती फैसला हो सकता है, इसलिए सरकार शायद ही लॉकडाउन खत्म करे। ऐसे में लॉकडाउन 5.0 लगेगा या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। स्पेशल डेस्क, ये न्यूज। चीन से बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक की और हालात का जायजा लिया। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना प्रमुखों से मुलाकात की है। एलएसी पर चीन से बिगड़ते हालातों के बीच पीएम की हाई लेवल मीटिंग में सीडीएस के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी।
चीन के साथ बनी तनातनी के हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट ली। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर विकल्प सुझाने के लिए कहा है। तीनों सेनाओं की तरफ से लद्दाख में चीन के साथ बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत रिपोर्ट दी गई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और CST विपिन रावत भी मौजूद थे। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालातों के मद्देनजर आसपास मौजूद डिफेंस एसेट्स और तनाव बढ़ने के हालात में रणनीतिक और सामरिक विकल्पों को लेकर सुझाव दिए। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को सौंपा। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और CDS जनरल विपिन रावत से हालात की जानकारी ली। जनरल विपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा हालात और उससे निपटने के इनपुट दिए। साथ ही सेनाओं की तैयारियों का खाका भी पेश किया। बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटे हुए चीन के इलाके में चीन और पाकिस्तान का शाहीन नाम का युद्ध अभ्यास चल रहा था। इसके बाद से चीन दौलत बेग, ओल्डी, गलवान नाला और पेंगयोंग लेक पर अपने 5000 से ज्यादा सिपाही टेंटों के साथ तैनात कर दिए हैं। भारत ने भी चीन के सैनिकों के सामने बराबर की तादाद में टेंट लगाकर अपने सिपाही तैनात कर दिए। इससे पहले 6 और 7 को चीन और भारत के सैनिकों की सीमा की निगरानी के दौरान पेंगयोंग लेक इलाके में झड़प भी हुई थी। इसके बाद से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। दरअसल चीन पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत की सड़क और अन्य सामरिक तैयारियों को लेकर परेशान है और चाहता है कि भारत इस इलाके में सभी तरह के निर्माण को रोक दे। लेकिन भारत किसी भी निर्णय कार्य को रोकने के पक्ष में नहीं है। इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और आर पार के मूड में है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बलौदाबाजार के मुख्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक जिले भर के सैकड़ों ग्रामीण अपने बच्चों की शादी की अनुमति के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि 16 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू है, जिसकी वजह से कोई भी आम नागरिक रैली, सभा या अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। लेकिन जब कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों ग्रामीण को देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, लेकिन कुछ ही देर बाद सभी को समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया। बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोड़पार में मनरेगा का कार्य चल रहा है, जहां तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है। इस कार्य में लगभग 200 के आसपास ग्रामीण मजदूर कार्य कर रहे थे। कार्य के दौरान इन मजदूरों द्वारा कोरोना जैसे संक्रमण को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। जहां कुछ लोग मुंह में मास्क बांधे हुए हैं तो कुछ लोग कैमरे देखते ही मास्क लगाना शुरू कर चुके हैं। मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। जब इस संबंध में जिम्मेदार रोजगार सहायक व मेन की जानकारी दी गई तो रोजगार सहायक और मेन दोनों ही कार्यस्थल से नदारद रहे। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। रोजगार सहायक यहाँ 2 हफ्ता समान कार्यरत है, लेकिन बीच बीच में आ रहा है, अपना उपस्थिति सही ढंग से नहीं दे रही। और फिर काम किसके देखरेख में हो रही है? ग्राम पंचायत के देखरेख में हो रही सर। अच्छा। और वो अपने कार्य से पल्ला झाड़ती है और जनपद पंचायत में बार बार शिकायत करते। 1 साल हो गया उसके यहाँ से स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, बार बार जनपद में शिकायत करने के भी बावजूद। सारंगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिंगारपुर के सिंगारी तालाब में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय में उक्त व्यक्ति के द्वारा की गई, जिसके बाद एसडीएम सारंगढ़ चंद्रकांत वर्मा ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए नायब तहसीलदार वंदेराम भगत को भेजा, जहां उक्त अधिकारियों के द्वारा नापतोल कर निरीक्षण किया गया, जहां कई लोग सिंगारी तालाब को अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। उसका पंचनामा प्रतिवेदन तैयार किया गया। ये सिंगारपुर तालाब में कुछ अतिक्रमण किए गए हैं। खतरा नंबर 300 है और रकबा 18.603 ऐसे रकबा है। उसमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित किया गया है।
उसका सूची बना के फिर तक के बेजा कब्जा दर्ज कर लेंगे हम लोग। अभी कुछ एरिया बचा हुआ उसको फिर से अभी सत्यापन कर लेंगे। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, अभी थोड़ी जगह पे हल्का पटवारी जो यहाँ पर आए हैं कर लेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसान न्याय योजना को लेकर खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस योजनाओं को लेकर अपने ही ढंग से परिभाषा दी है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के छोटे बड़े तमाम नेता इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए किसान न्याय योजना को लेकर अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बिलासपुर के कांग्रेस नेता विजय केशरवानी और प्रमोद नायक ने अपना पक्ष रखा और भाजपा का तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इनकी माने तो किसानों की सच्ची हितैषी कांग्रेस सरकार ही है, जो कर्ज माफी से लेकर बोनस तक हर एक वादे को पूरा कर रही है। किसानों का आय दुगुना होगी, जबकि हम लोगों ने किसानों के इस कोरोना की जो महामारी है और ऐसी आर्थिक स्थिति जहां पूरा देश जो है आर्थिक स्थिति आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में हमारी भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने केंद्र की सरकार का जो समर्थन मूल्य जो उन्होंने ये कहा था कि हम सेंट्रल पूल का चावल नहीं लेंगे, यदि आपने 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदा, डिफरेंस का जो अमाउंट 1815 और 1835 रुपए का जो डिफरेंस अमाउंट था, उस पैसे को हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने 4 किस्तों में देने का निर्णय लिया है। बिलासपुर में सिरगट्टी के धमनी गांव के सड़क किनारे एक स्कूटी और एक मृत व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया देखने पर मामला दुर्घटना का दिख रहा था, लेकिन शक के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए संदेहियों को थाने लाकर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सका। दरअसल पूरा मामला पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन को लेकर था, जिसके तहत 2 नाबालिग सहित 6 आरोपियों ने युवराज और उसके चचेरे भाई को अगवा कर उनके साथ रात भर मारपीट की थी। मारपीट के दौरान ज्यादा घायल हो जाने की वजह से युवराज की मृत्यु हो गई तथा उसके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें आरोपियों के साथ साथ हत्या के इस पूरे मामले में उपयोग होने वाले हथियार और गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया। प्रातः बिलासपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना चकरभाटा के धमनी गांव में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी पहचान की जा रही है। सरहदी थाना होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर मौके पर मैं सिक्योरिटी टीम को लेकर के पहुंचा, जहां उस व्यक्ति की उसकी गाड़ी से पहचान हुई कि उसकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट था उसके माध्यम से पहचान की गई। तो उस व्यक्ति का नाम युवराज खरे था और जिसकी कुछ समय बाद थाना सिरगिट्टी में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी आई, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त की गई। बिलासपुर में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी धीरेन्द्र दुबे ने कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र दुबे ने किसान न्याय योजना का जिक्र करते हुए इसे छलावा करार दिया है। भारतीय किसान संघ किसानों को हित को लेकर लगातार संघर्ष करता रहा। इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाले पैसे ना काफी हैं। इनकी माने तो अलग अलग 4 किस्तों में पैसे दिए जाने का औचित्य नहीं बनता। किसानों के मुद्दे को लेकर और सरकार की इस योजना के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। जय जोहार। आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किसान न्याय योजना का शुरुआत किया है, वह योजना स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर शुरुआत करने की बड़े जोर शोर से प्रयास और प्रचार प्रसार के साथ किया गया। लेकिन यह जो योजना शुरू की गई उसमें किसानों के हित कम और प्रचार प्रसार और छत्तीसगढ़ सरकार अपनी योजना और अपनी ढोल बजाने की प्रक्रिया की। बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड में कोरोना संक्रमण के दूसरे मरीज की पुष्टि हो गई है। मामला डीहपारा बस्ती का है, जहां कुछ दिन पहले निजी बस से गांव आकर क्वारंटीन में रह रहे लगभग 50 वर्षीय प्रवासी मजदूर का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित मजदूरों के साथ क्वारंटीन में 9 दूसरे प्रवासी मजदूर ठहरे थे, जिससे कि मामला गंभीर होने पर जिले भर में हड़कंप मच गया।
जो जुड़े हुए हैं, 2 गांव है, एक बुधवारा है और एक देवता, उसको हम लोगों ने सील कर दिया है और कंटेनमेंट का। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ने के लिए शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग भी हर संभव कोशिश कर रहा है जैसे कि कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सके, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिव की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। व्यवस्था तो इसे हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। बाथरूम के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। गांव के लोग भी हमें घृणा मान रहे हैं। दूसरा लाइट नहीं है, ना छाँव नहीं है, न पंखा नहीं है, ना नहाने के लिए बोरिंग नहीं है। बोरिंग है, हैंड बोर नहीं है। और जनानी लोग सामने में नहा रहे हैं, थोड़ा नहाने में शर्मिंदा हो, उसमें पर्दा वगैरह कोई नहीं है। कोई कच्छो व्यवस्था नहीं है। फिर कैसे करता हो आप मन यहाँ? आए हैं ना दे काल तो धूप में आए हैं और ना आए के भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ से पैदल आए हैं चल के आए हैं तभी एक खाना ऊना नहीं रही से तब की पहली से पता मिल गए है कि आत है कि 2 बंदा का के अब आए हैं तो दूसर के बांटा रही से तेला खाए बांट के। अब ग्राम पंचायत मुखबार का सरपंच पवन कुमार साहू। अच्छा, यहाँ जो मजदूर आए हैं, कितने मजदूर आए हैं आपके यहाँ इसको 48 है सर। महिला और पुरुष करके कितने हैं? दोनों 48। कब से आए हैं इन लोग? कल और आज। अच्छा, यहाँ उनका खाने पीने की व्यवस्था और शौचालय की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, ऐसा बात मजदूर बता रहे। क्या कहना चाहते हैं आप? खाना पीने की व्यवस्था सर मैं अच्छी से कर रहा हूँ। पेंड्रा में पीएम आवास निर्माण योजना के तहत गरीबों के आवास बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। कुछ गांवों में कई साल पहले से ही निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी आवास निर्माण पूरा नहीं हुआ तो कहीं पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य पूरा किए बिना ही पैसा निकाल लिया गया। पीड़ित तुषार सिंह और गांव के सरपंच ने बताया कि सूरज सिंह नाम के ठेकेदार द्वारा सामने की छपाई करके और दरवाजे की जगह पर्दे लगाकर पूरा पैसा निकाल लिया गया। बताओ यहाँ पर्दा लगा पूरा फोटो खिंचवा के ना पैसा निकलवाया है। ये अधूरा है पूरा बिल्डिंग। कितने साल से? 3 साल। और आपके सरपंच बनने से पहले का मामला? पहले का मामला है। तो कौन है ठेकेदार? वो सूरज सिंह वाकई। और भी उसकी ऐसे केस हैं कि? हाँ, 2-3 ठो और बचा है। पैसा निकाल के अधूरा है पूरा। धर्मपुर क्षेत्र जंगलों में हाथियों के झुंड ने बीती रात एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया। हाथी के कुचले से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान 16 की संख्या में आए हाथियों के झुंड ने सूरजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम धर्मपुर और आसपास के जंगलों में पिछले कई दिनों से आतंक मचा रखा है। जानकारी के मुताबिक ग्राम धर्मपुर निवासी रंगल राजवाड़े अपने घर के एक बच्चे को रात में साइकिल पर बैठाकर जंगल के रास्ते आ रहा था। अचानक 2 अन्य हाथियों से सामना हो गया। हाथियों को देखकर बच्चा भाग गया। वही मृतक ने भी जान बचाकर भागने का प्रयास किया पर सफल नहीं हो सका और हाथियों ने पटक कर उसे मार डाला, जिससे कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ये आदमी रमदल नाम का है, गुजरी पार का निवासी है। मैं कान से कम सुनता है, उसको बताया गया कि यहाँ पे हाथी है, पर फिर भी वो नहीं माना। तो उसी रास्ते चला गया, हाथी के सामने अचानक आ गया। लड़का तो साइकिल से भाग गया, ये लड़का सामने अचानक सामने आके उसको हाथी पिटल के मार दिया। चाहता राशि उसकी पत्नी को 25,000 रुपये तत्काल दिया गया क्रियाकर्म के लिए। अब कल सुबह पोस्टमार्टम के बाद ही उसका क्रियाकर्म होगा। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा 1, बहस 1, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे,
पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेठ महीने में पड़ने वाली गर्मी ने लोगों को सिर ढकने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं आज नौतपा का तीसरा दिन हुआ है। जिले में 45 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और जेठ माह में अब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दोपहर को चिलचिलाती धूप और देर रात तक गर्मी से लोग हलकान होने लगे हैं। सूरजपुर भटगांव थाना के चुनगड़ी में एक युवक की लाश सड़क पर मिलने से सनसनी मच गई। बीच सड़क में लाश मिलते ही की खबर जैसे ही ग्रामीणों को मिली, उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो चुनगढ़ी और खोपर रोड है उसमें रोड में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इसके मौके पे स्पेशल अधिकारी और पुलिस के अधिकारी आए। इसकी भैयालाल साहू के रूप में पहचान हुई है, जो कल्याणपुर का रहने वाला है और माइनस कॉलोनी भटगांव में निवास करता था और वहीं ACCL में सर्विस करता था। कबीरधाम जिले के बोरला परिक्षेत्र के ग्राम होलिन टोला में कई वर्षों से निवास कर रहे 14 बैगा परिवारों को वन विकास निगम के अधिकारी बेघर कर रहे हैं। शासन प्रशासन जहां एक और बैगा आदिवासी परिवारों को स्थायी करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर विभाग के अधीन अधिकारी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासियों के आशियाने उजाड़ने में लगे हुए हैं। कोविड-19 के बीच बेघर होने को मजबूर 14 बैगा परिवार संकट की घड़ी में दर-दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। भाई बहन के रिश्तों में जहां प्यार दिखाई देता है, वहीं हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर हर बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर भाई से रक्षा करने की दुआ मांगती है। लेकिन भाई ही बहन की हवस का शिकारी बन जाए तो क्या होगा। जांजगीर जिले के नगर पंचायत के भड़रिया पारा में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी ममेरी बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दिनांक 23/5/2020 को 12-15 बजे दिन खरौद की भड़रिया पारा की महिला जो है रिपोर्ट लिखाई कि उसकी नाबालिग लड़की को ग्राम लोहरसी सोन के सरोज कुमार पिता जगदीश लहरे उम्र 25 साल 2 बजे दिन दिनांक 20/3/2020 के 2 बजे दिन में घर आया था और घर आकर के उसको साइकिल से बिठाकर शादी प्रलोभन देकर के भगा कर ले गया है। जिले के स्कूली छात्राएं जिनको साइकिल योजना के तहत साइकिल दी जानी है, वह इनकी योजना पर कोरोना संकट गहरा गया। अब तक 1800 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको साइकिल नहीं मिल पाई है। वहीं कोरोना के चलते स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जिसके कारण स्कूलों में साइकिल वितरण करना संभव नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक जिन स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया गया है, वहां 3-4 करके बच्चों को साइकिल वितरित की जा रही है।
1782 साइकिल वितरण करना शेष है। और जहां जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना है वहां 4-4, 5-5 बच्चे ऐसे बुला करके वितरण कर भी रहे हैं, लेकिन जहां क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है वहां भी वितरण नहीं हो पा रहा है। बेमेतरा नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के ठहरने के लिए स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। अलग अलग भवनों में कुल 80 मजदूर ठहरे हुए हैं, जिसमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं। वहीं स्कूल के अंदर एक कुआं भी है जिसमें बाउंड्री वॉल नहीं किया गया है। चार शौचालय है सर, तो जिसमें से सभी खराब हो चुके हैं। उसी के लिए हम नवागढ़ गए थे। किसके पास गए थे? सीओ पास। क्या बोले उसके द्वारा? सीओ वाले बोले तो अभी तत्काल भेज रहा हूँ, और सीओ भी आ रहा है यहाँ। अच्छा, जांच के लिए? जांच के लिए। अच्छा, तो अंदर में क्या क्या चीज़ की सुविधा है? पंखा वगैरह और खाने पीने के लिए क्या क्या सुविधा है? खाने के लिए दाल भात सब्जी है। हाँ। और हर कमरे में पंखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों को चेतावनी दी है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। WHO के मुताबिक जहां मामले घट रहे हैं वहां ये अचानक बढ़ भी सकते हैं, इसलिए सिर्फ देखते न रहें। सरकारों को चाहिए कि वे महामारी रोकने के उपायों के साथ तैयार रहें। महामारी व्यापसियानी लहरों के रूप में आती है। इसका मतलब है कि इसी साल उन क्षेत्रों में दोबारा आ सकती है जहां मामले थम रहे हैं। अगर वर्तमान में चल रहे संक्रमण के पहले दौर को रोक भी लिया गया तो अगली बार संक्रमण की दर बेहद तेज हो सकती है। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और WHO ने चेतावनी भी दे दी है कि जिन जगह पर लॉकडाउन अब खोला जा रहा है वहां पर दोबारा कोरोना संकट गहरा सकता है और लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।